हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है ऑन द एक्सपीरियंस इशू, 3 years एक्सपीरियंस इशू, और इस पर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक जो एलिजिबल है और एक जो इनएलिजिबल है, उन दोनों के लिए क्या वे फॉरवर्ड है। मेन इशू पे आने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ये जजमेंट अच्छा है या बुरा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप देखें इसको, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए जजमेंट अच्छा है, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए जजमेंट अच्छा नहीं है। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो ये बोल रहे हो कि ये जजमेंट अच्छा नहीं है। सेम गोज़ विद जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आप नहीं देखेंगे कि वो ये बोलेंगे कि जजमेंट बहुत अच्छा है। सो बेसिकली ये जजमेंट जो है दो बाइनरीज में डिवाइड हो गया है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ये जजमेंट अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, और एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये उनको जजमेंट उतना अच्छा नहीं लगेगा। और जो एलिजिबल नहीं है, ऑब्वियसली दे आर टेकन अबैक, क्योंकि उनसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो ये जजमेंट सही है या गलत है, ये बियॉन्ड कैपेसिटी है। ये इमिडिएटली आप नहीं फिगर आउट कर सकते, ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ही समझ में आएंगे। ऊपर से अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसके इमिडिएट इफेक्ट्स नेगेटिव होंगे, या एक दो चीज़ें ऐसी हैं अगर इनको साथ में किया जाता तो सबका भला होता। अब अगर एक्सपीरियंस ऐड करना था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विजडम को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोग का इमिडिएट एब्सोल्यूट अबैंडनमेंट हुआ है, अगर उनको थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाता, यानी कि अगर ये जजमेंट का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, मानिए कि अगर 20 मई 2025 का है, 6 महीना या साल भर का भी इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसका एप्लीकेशन होता, तो जो बाकी इनएलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता। लेकिन यहाँ से एक देखिए, एक प्रॉब्लम ये आया है कि जो इनएलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, और ये इनएलिजिबल स्टूडेंट्स जो हैं, इसमें आप फ्रेशर्स को भी देखेंगे, कुछ वुमेन कैंडिडेट्स हैं क्योंकि जो नहीं जा पाते हैं कोर्ट, और अदर प्रोफेशंस भी हैं जैसे प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में, ये लोग सारे लोग हैं। तो एक्सपीरियंस लाना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाना चाहिए था, और इन एस्पिरेंट्स को जो कि इनएलिजिबल हैं उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता, रिलैक्सेशन मिलता, तो इनको भी ये सडन ट्रॉमा नहीं होता। इनके अचानक से सडनली ड्रीम स्नैच कर लिया गया, इनको नई रियलिटी में एडजस्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया। कूलिंग ऑफ पीरियड से क्या फ़ायदा होता? वैकेंसी वैसे भी 2-3 साल में आती है। अगर आपने साल 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया होता, तो ये जो साइकिल ऑफ वैकेंसीज़ है इसमें ये एलिजिबल होते, और अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या जिनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, वो कोर्ट जाके प्रैक्टिस भी साथ में करने लगते, ताकि जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ वैकेंसीज़ आती हैं उसमें भी एलिजिबल रहते हैं। तो ये किसी भी एग्जामिनेशन में इनएलिजिबल नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि हम इनके सोशियो इकोनॉमिक एफर्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। हर इंसान एक ही प्रिविलेज से नहीं आ रहा, जेंडर्स भी डिफरेंट है। मेल के लिए एक वर्ड व्यू दूसरा है, फीमेल के लिए वर्ड व्यू एक डिफरेंट वर्ड व्यू है, सोशल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट का अगर मौका मिल जाता तो वुड हैव बीन बेटर। इसके अलावा और चीज़ें आती हैं कि अगर आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ कोर्ट्स देखें तो आप वहाँ देखें कि वो ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड है। तो अब जब प्रैक्टिस को कंपलसरी किया गया है, तो अब वो कितना मैनीफोल्ड नंबर और बढ़ जाएगा जो कि लोग लिटिगेशन करने जाएंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे। तो क्या हमारा सिस्टम इस नए प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएगा? क्योंकि आप नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स, नंबर ऑफ़ लॉयर्स आपने इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन क्या उसके साथ ही करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ जजेस इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम में मानिए कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ़ लॉयर्स, एडवोकेट्स इंक्रीज़ कर गया, लेकिन जजेस का नंबर वही है, तो जो क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो तो नहीं हो रही है, जो जस्टिस का पेस है वो तो वही रहेगा। तो अगर प्रपोर्शन में लॉयर्स या एडवोकेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसी प्रपोर्शन में जजेस भी इंक्रीज़ करने चाहिए। और जो प्रेजेंट सिस्टम है इसकी वजह से नंबर ऑफ़ जजेस इंक्रीज़ तो नहीं करेंगे, ये तो और डिक्रीज़ करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हायर जुडिशरी से आता है। एक और चीज़ है कि क्या लिटिगेशन सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड देता है? देखिए, जुडिशरी तो देता है, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड लिटिगेशन में ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? क्या वहाँ पे गेम ऑफ प्रिविलेजेस नहीं होगा? चाहे वो सोशल प्रिविलेज हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रिविलेज हो, क्या वो चीज़ वहाँ पे कोई गारंटी है
या कोई सिस्टम है जो इन सब चीज़ों का चेक्स एंड बैलेंसेस करेगा? बिल्कुल, जुडिशरी में वो 3 साल बाद आएंगे एग्जामिनेशन देने, तो उनको ये चेक्स एंड बैलेंसेस मिलते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या सबके लिए एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? तो बॉटम लाइन यही है कि जजमेंट देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम उनके विजडम को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम उसको बैक भी कर रहे हैं। बस हमारा एक थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो स्टूडेंट हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है ताकि वो एक नई रियलिटी में एडजस्ट कर पाते हैं। जो डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं या फॉर एग्जांपल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सबको एक नई रियलिटी में एडजस्ट करने का मौका मिलता और वो एक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। यहाँ सडन ओवरनाइट एलिमिनेशन हुआ है। और बस एक फाइनल पॉइंट इससे रिलेटेड कि स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी या उनकी एफिशिएंसी ये एक चीज़ है, लेकिन हमको एक चीज़ और है जिस पे अपना नज़र डालनी चाहिए, वो है एग्ज़ाम सिस्टम्स हमारे। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड का एग्ज़ाम 2023 से उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर कोई स्टूडेंट जब झारखंड का नोटिफिकेशन आया था उस समय अगर वो इनरोलमेंट करता, तो बाय द टाइम जिस पेस से ये एग्ज़ामिनेशन चल रहा है उससे पहले इसका 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता। या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी पीसीएसजे की जो 2022 वाला एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें डिस्क्रिपेंसी हो गई थी जिसकी मेंस की कॉपीज़ में, जो श्रवण पांडे वाला केस हुआ था, वो भी जिस पेस पे मूव कर रहा है उसमें भी जस्टिस की एक्सपेक्टेशन बहुत ही मिनिमल होती जा रही है। तो होता क्या है कि कई बार सिस्टम जब आपको इनएलिजिबल बताता है तो कभी कभी जो एस्पिरेंट है वो भी पलट के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टम कितना एलिजिबल है। तब हम बात करते हैं कि आगे क्या वे फॉरवर्ड है। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एलिजिबल हैं। देखिए, जो एलिजिबल है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दो बातें होंगी कि अगले 4-5 महीने तक नई वैकेंसी आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब नए अमेंडमेंट्स होने हैं, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको करेंगी। तो 3-4 महीना तो एवरेज लगेगा ही लगेगा। प्लस उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि जो नए रूल्स हैं वो क्या हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत सा काम होना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब मिनिमम एज क्या रहेगी? अब 21-22 साल तो मिनिमम एज रहेगी नहीं, जहाँ पे 3 साल प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है। अगर 25-26 साल से अब स्टार्टिंग ही होगी तो मैक्सिमम एज जो 35 साल थी खास करके यूपी में, तो क्या वो भी वही रहेगी? क्योंकि सिर्फ 10 साल का मार्जिन रहा, ऊपर से वैकेंसीज़ भी रेगुलर नहीं आती हैं। तो 25 से 35 क्या आपका एग्जामिनेशन ईयर्स होंगे जहाँ पे आप एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए? तो क्या ये जो 35 की लिमिट है इसको और रिलैक्स की जाएगी? जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए क्या सिचुएशन होगी? एक सर्विसमैन है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी? इनफैक्ट ऐसा भी होगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी कोई एस्पिरेंट था जो यूपी का था और वो जाके उत्तराखंड में सेलेक्ट हो गया, उत्तराखंड पीसीएसजे में, और उसने यूपी में प्रैक्टिस नहीं किया। तो अब कल को अगर वो यूपी में वापस एग्ज़ाम देना चाहे तो वो कैसे देगा? क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो क्या वो अब अपने स्टेट वापस नहीं आ सकता? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसको आंसर करना भी ज़रूरी है। तो ये 4-5 महीने आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अभी ऐसा देखने में लग रहा है कि कंपटीशन कम हो गया, तो इसके चक्कर में आप कॉम्प्लेसेंट मत हो जाइएगा, क्योंकि इससे अल्टीमेट सिलेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसका मैं रीज़न देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए किसी एग्ज़ामिनेशन में 50,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अब एलिजिबिलिटी की वजह से हो सकता है कि 25,000 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन अब वो चाहे 50 हो, चाहे 25 हो, चाहे 75 हो, जो कंपटीशन हमेशा से था वो 5 से 10,000 स्टूडेंट में ही था। तो आज अगर 10 की जगह वो 7,000 रह गया या 5,000 रह गया, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं वो तो आप नंबर ऑफ़ सीट्स देखिए, कहीं पे 10 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 50 है, 100, 200, वो तो इतनी ही है। तो 5,000 में से अल्टीमेटली सेलेक्ट जो होने हैं वो तो इतने ही मिनिमम नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स होने हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा प्रीलिम्स में आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन मेंस और इंटरव्यू तो वैसे भी बहुत रहेगा डिफ़िकल्ट, और वो इक्वेशन नहीं बदल रही है जहाँ पे आपका जो मेन कंपटीशन है जो कि 5-7 हज़ार स्टूडेंट्स का है, और उसमें से मुश्किल से 10, 20 और 50 सीट्स पे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो अल्टीमेट सिलेक्शन का जो रूल है वो तो चेंज नहीं हो रहा। और इस डिले से कुछ लोग का फ़ायदा हो सकता है कि जिनकी प्रैक्टिस लगभग 2.5 साल के आसपास है और ऐसे 4-6 महीने अगर वैकेंसी थोड़ी डिले होती है तो इनका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो फुलफ़िल हो जाएगा, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो लोग कि एलिजिबल नहीं हैं, जो कि इनएलिजिबल हैं,
देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना इमोशनल कंपोजर और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर। लाइफ ने कभी आपसे बोला नहीं ना कि मैं हमेशा आपके साथ फेयर रहूँगा या रहूँगी। इट इज़ वॉट इट इज़। किसी न किसी एस्पेक्ट पे लाइफ आपके साथ अनफेयर रहती है। इस बार इस पे है, प्रोफेशनल फ्रंट पे है। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो लोग लीगल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का, या मीडिया कैंपेन्स कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप यूनाइटेड रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वॉइस को वज़न मिलेगा। बिना किसी चीज़ के शेप लिए उसको आउटराइटली जज और रिजेक्ट मत करिए। इस एस्पेक्ट को भी देखते रहिए। प्लस एक और चीज़ है कि आपको इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अब इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप फ़िलहाल के लिए कोई टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढिए, ताकि जब तक आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ना मिले आप कहीं इंगेज रहें। आप इस पोजीशन में रहें कि आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले पाएँ। तो इससे रिलेटेड मैं 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करूँगा। वो है अगले 3 महीने का। ये आपका एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है अगले 3 महीने का, जिसको हम एक बफर पीरियड कह सकते हैं। तो हमारी एक स्ट्रैटेजी अगले 3 महीने की होगी। इस 3 महीने में हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरफ को अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और बेसिक फ़िलॉसफी क्या है इस 3 महीने की, कि हमें खुद को इंगेज रखना है ताकि हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। तो अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी इस 3 महीने की जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या आसपास जो भी कोर्ट है उसको एक्सप्लोर करिए जाके। एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ जाइए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप कंपल्सिवली दिन में सुबह 10 बजे निकलिए और शाम के 5 बजे तक कोर्ट में ही बैठिए, बट निकलना तो चालू करिए। आप अपने कोर्ट में जाएंगे, वहाँ का थोड़ा माहौल देखिए, थोड़ा चेकआउट करिए, वहाँ 2-4 कॉन्टैक्ट्स बनाइए। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको आने वाले 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा कि इस माहौल में आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप इसमें एक्लेमेटाइज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ अंदर अंदर ना क्लैरिटी आने लगेगी, आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी। और इस बीच क्या होगा ना, ये 3-4 महीने के अंदर जो नए अमेंडमेंट्स है वो भी आ जाएंगे। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका क्या नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्टेड है कोर्ट्स के साथ। तो इन सब चीज़ों को देख के ना आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। थोड़ा कोर्ट्स जाके ना एक्सप्लोर करिए, बहुत कंपल्सिवली मत जाइए, लेकिन आप जाके देखिए कि आप एक्लेमेटाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब तक नए अमेंडमेंट्स आ जाएंगे और आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ, बट एक काम करिएगा कि इस दौरान जितने भी इमीडिएट एग्जामिनेशंस हैं, अब इमीडिएट एग्जामिनेशंस क्या हैं, जैसे आरजीएस है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या गुजरात है, या जो भी एग्जामिनेशन जिनके फॉर्म आपने भरे हुए हैं और जिसमें आप एलिजिबल हैं, या फॉर एग्जांपल जो एपीओ वैकेंसीज़ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की एपीओ वैकेंसी है, बिहार की है, उत्तराखंड की है, इनको ज़रूर दीजिए। इसमें तो आप एलिजिबल हैं। तो अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस से खुद को हटाइए मत, डिटैच मत करिए। तो आप कोर्ट्स एक्सप्लोर करिए अगले 3 महीने, और जो इमीडिएट एग्जामिनेशंस हैं जो लाइंड अप है उनको ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट 3 महीने की यही स्ट्रैटेजी रखिए। अब इसके बाद आता है कि आपके 2 से 3 महीने हो गए, आप एक बार गए, आपने एक्सप्लोरेशन किया, आपने इमीडिएट एग्जामिनेशंस अपने जो आए थे लाइंड अप वो दिए। तब तक क्या हुआ कि थोड़े जो अमेंडमेंट्स थे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट्स के वो भी आ गए। अब आफ्टर 3 महीने ना 4 चीज़ें होंगी। या तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको जुडिशरी करना है कि नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको लिटिगेशन करना है कि नहीं करना है। तीसरी चीज़, आप अभी कंफ्यूज हैं कि आप जुडिशरी तो करना चाहते हैं लेकिन लिटिगेशन में आपका मन नहीं लग रहा है। तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि मन मार के जुडिशरी के लिए लिटिगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपने एक प्लान बी भी बना लिया है। और आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ना तो जुडिशरी करना है ना तो लिटिगेशन करना है। तो आप सीधे प्लान बी लेके एक एग्जिट मार देते हैं। तो देखिए, अगर पहले 2 कंडीशंस हैं, आपको समझ में आ गया कि जुडिशरी करना है नहीं करना है, और लिटिगेशन आपको पसंद आया या नहीं आया, अगर ये आपने डिसीजन मेकिंग ले ली तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई आपको। बात हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं जो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 है, कि जहाँ पे आप थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं और आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप जुडिशरी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि मुझे जुडिशरी करना है,
तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले एक तो आपके जुडिशरी का ड्रीम कंटिन्यू रहेगा, स्कोप बना रहेगा, और आपको हो सकता है कि ओवर टाइम लिटिगेशन में भी इंटरेस्ट आ जाए। तो आपके साथ क्या होगा कि एक के साथ दो दो प्रोफेशनल ओपनिंग्स होंगे आपके लिए। और इसके साथ कंपैटिबल प्लान बी बनाइए कि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिस में भी मैंने बोला कि जो नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट डिमांडेड है अभी जो 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। अब देखिए, अभी उन्होंने वकालतनामा तो मांगा नहीं है, और शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स लाएंगे भी नहीं, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ आप कंपैटिबल प्लान बी बनाइए अपना। अब ये कंपैटिबल प्लान बी क्या हो सकते हैं कि अभी जो इमीडिएट एग्जामिनेशन है आपके आरजीएस उत्तराखंड छत्तीसगढ़, इनको तुरंत दीजिए। एपीओ के जो एग्जामिनेशन है आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनको बिल्कुल दीजिए, इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी का इशू नहीं है। लॉ क्लर्क्स के जो एग्ज़ाम आते हैं वो बिल्कुल दीजिए। या आप यूपी या बिहार के हैं और आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं और दूसरे एग्जामिनेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि जीके जीएस बेस्ड हैं, तो बिल्कुल जाइए। आप देखिए इंजीनियर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, जिन्होंने एमबीए किया है, वो यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में बैठ रहे हैं और वहाँ सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो लॉ बैकग्राउंड वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप उसके लिए जीके जीएस भी ट्राई आउट करना चाहते हैं या यूपी बिहार में रहना चाहते हैं अपने होम स्टेट में, तो भी आप जीके जीएस करिए, और जीके जीएस में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम स्पेशलाइज कर रहे हैं जीके जीएस में। इनफैक्ट जीके जीएस क्या, अगर आप आरजीएस उत्तराखंड छत्तीसगढ़ इनके लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, आप एपीओ में भी इंटरेस्टेड है, हम इससे रिलेटेड भी जल्दी ही कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे लॉ बेस्ड गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी ट्राई आउट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब्स भी ट्राई आउट कर सकते हैं, टीचिंग ट्राई आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हायर स्टडीज़ या अदर स्टडीज़ लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जुडिशरी कंटिन्यू करना है और आपको लिटिगेशन करना ही है, तो आप ऐसे कंपैटिबल प्लान्स बनाइए जो आपके प्रैक्टिस के साथ साथ कंटिन्यू हो सकें, जो मैंने यहाँ पे दिया आपको। और अगर आपको एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो आप इनमें से कोई भी एक प्लान लेके एग्जिट मार लीजिए। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करिए, आउट ऑफ एंग्जाइटी डिसीजन मेकिंग मत करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक माइंडसेट ज़रूरी है। आप वहाँ पे किसी एक्सपेक्टेशन या रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन में मत जाइए। आप वहाँ जा रहे हैं नई चीज़ें सीखने, आप वहाँ डे टू डे नॉलेज लेने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे हम्बल रहिए और ये सोचिए कि आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, आप यहाँ जज बन के नहीं आए हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, या तो आपको लिटिगेशन में ही इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आपके लिए ये फील्ड ओपन हो जाएगी, लिटिगेशन की भी, जुडिशरी की भी। या ये हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको अपनी डिग्निटी के साथ क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आप इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुए कि आपकी लाइफ को मीनिंग सिर्फ जुडिशरी ही देगा। हर सक्सेसफुल इंसान जज नहीं है। 100 प्रकार की सक्सेसेस होती हैं, उनमें से एक प्रकार सिर्फ जज बनना है। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करिए, एक्सप्लोर करिए कि अगले 3 महीने आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं आउट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको जुडिशरी ही है तो आप लिटिगेशन की फील्ड में जाइए, प्रैक्टिस करिए, कंपैटिबल प्लान बीज बनाइए और देखिए दोनों में किस में आपको बेटर एक रास्ता मिल रहा है। और अपनी एक इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अभी टेम्परेरी इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम टेम्परेरी आपने अपने आप को इंगेज किया, अभी जो प्रेजेंट एग्जामिनेशंस हैं जो आपके लाइंड अप जुडिशरी के या एपीओ के, इस बीच में क्या होगा ना कि आप थोड़े काम हो जाएंगे और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।